देखो, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव क्या होता है? स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, है ना। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव किसी भी चुनाव प्रणाली की कसौटी यह है कि वह एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित कर सके। मतलब कि जब अपन चुनाव करवा रहे हैं तो चुनाव कैसे होना चाहिए? स्वतंत्र होना चाहिए, मतलब किसी को ज़बरदस्ती दबाव में डाल के वोट नहीं डलवाया जा सके, और निष्पक्ष होना चाहिए, तभी सही मायने में लोकतंत्र कामयाब रहेगा। यदि हम लोकतंत्र को एक ज़मीनी हकीकत बनाना चाहते हैं तो यह ज़रूरी है कि चुनाव प्रणाली निष्पक्ष और पारदर्शी हो। सही मायने में भारत देश में लोकतंत्र कब आएगा? जब जो चुनाव हो रहा है, चुनाव कैसे हो? निष्पक्ष हो और पारदर्शी हो। पारदर्शी मतलब ऐसा नहीं है कि चुपचाप चुपचाप करवा लिए और बन गए राजा, ऐसा नहीं। पारदर्शी मतलब हर व्यक्ति उसको अधिकार हर व्यक्ति के सामने हो, और सही मायने में बिल्कुल पारदर्शिता के हिसाब से चुनाव करवाया जाए, हर व्यक्ति उसमें वोट डाले, और वोट डालने के साथ साथ उनको वोट डालने के साथ साथ मतगणना भी उचित प्रकार से हो, है ना, तब उसको पारदर्शी चुनाव बोलेंगे। चुनाव प्रणाली ऐसी होनी चाहिए जिससे मतदाताओं की आकांक्षाएं चुनाव परिणामों में न्यायपूर्ण ढंग से व्यक्त की जा सके। चुनाव प्रणाली इस प्रकार से होना चाहिए कि मतदाता मतलब कि वोट डालने वाले की आकांक्षाएं, उनकी आकांक्षाएं मतलब उनके अंदर जितनी भी इच्छाएं है वो सब चुनाव परिणामों में न्यायपूर्ण ढंग से व्यक्त हो सके। मतलब किसी नेता ने क्यों 5 साल को अपने चुन करके लेके आए, उनने ढंग से काम नहीं करा और जनता ने अगर उसको वोट नहीं डाली तो दूसरा इंसान भी जीत सके, ऐसी होना चाहिए चुनाव व्यवस्था। अब देखो कहाँ पहुँचे और क्या समझे। भारत की आबादी में मुसलमान, भारत की जितनी भी आबादी है, भारत की पूरी आबादी में मुसलमान कितने हैं? भारत की आबादी में मुसलमान 14.2% भारत देश में मुसलमान रहते हैं। इसका मतलब ये है, यदि भारत देश की जनसंख्या टोटल 100 है, अगर भारत देश में टोटल 100 आदमी है तो 100 आदमी में से 14.2% आदमी कौन है? मुसलमान है। लेकिन लोकसभा में मुसलमान संसद की संख्या सामान्यतः 6% से भी कम रही है। लोकसभा में काय में? लोकसभा मतलब कि जो संसद का चुनाव होता है ना, संसद में मुसलमान हर राज्य में, संसद में मुसलमानों की जो संख्या है, वहाँ पर सांसद जो बनते हैं उनकी संख्या कितनी रही है? हमेशा 6% से भी कम रही है। मतलब कि प्रति 100 सांसद में से 6 ही सांसद कौन बने हैं? मुसलमान बने हैं, जो जनसंख्या में उनके अनुपात से आधे से भी कम है। अब जनसंख्या में मुसलमानों का अनुपात कितना है? 14 है, तो उन लोगों के सांसद की संख्या भी कम से कम 14% रहना था। लेकिन मुसलमान में सांसद से कितने परसेंट लोग बनते हैं? 6 से भी 6 बन रहा है। 14 मतलब 14 से आधे से भी कम है, कम से कम 7 तो रहना था, है ना, आधे से भी क्या है? कम है। यही स्थिति अधिकतर राज्य विधानसभाओं में भी है। मतलब जब विधायक चुन करके आते हैं तो विधायक में भी जो मुस्लिम विधायक होते हैं, है ना, उनकी संख्या क्या है? बहुत ज़्यादा कम है ना, उनकी जनसंख्या के अनुपात में बहुत ज़्यादा कम है। अब 3 छात्र है ना, 3 छात्र देखो क्या क्या बात कर रहे हैं। 3 छात्रों ने इस तथ्य को अलग अलग निष्कर्ष निकाले। आप बताएं कि आप उनसे सहमत है या फिर असहमत है और क्यों। अब पहला छात्र यहाँ पर है हिलाल ने कहा, ये सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली के अन्याय होने को दिखाता है। हिलाल ने ये बोला कि सर्वाधिक मत से जीत, वहाँ पर तो सब लोग को बराबर मिलना चाहिए। मुसलमान की संख्या अगर 14% है तो उन लोग में सांसद भी कम से कम 14% रहना चाहिए था, है ना। तो हिलाल ने बोला कि सर्वाधिक मत वाली प्रणाली असफल हो गई है, तो हमें समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को अपनाना चाहिए, है ना। समानुपातिक प्रतिनिधित्व का मतलब ये होता है कि एक बार कोई पार्टी जीत गई तो फिर उसके अनुसार वो विधायक दे सकती है। फिर आरिफ ने कहा, यह अनुसूचित जातियों और जनजातियों को आरक्षण देने के औचित्य को बताता है। क्या करता है? अनुसूचित जाति और जनजाति को आरक्षण देने के औचित्य को बताता है। आपको पता है कि अनुसूचित जाति ST SC वालों को आरक्षण मिल जाता है कि जैसे कि अभी अपनी परासी विधानसभा है, परासी विधानसभा में मैं खड़ा नहीं हो सकता। यहाँ पर कोई भी इंसान अगर चुनाव लड़ने के लिए खड़ा होगा तो उसको ST SC का ही होना पड़ेगा, तो उनको आरक्षण दिया जाता है। तुम खड़े नहीं हो सकते, मैं खड़ा नहीं हो सकता, जो होते ST SC वाले वो खड़े हो सकते हैं।
है ना। इस प्रकार से सीट आवंटित होती है। जैसे कि उमरेठ में सरपंच के लिए सिर्फ महिला खड़ी हो सकती है। सिर्फ कौन खड़ी हो सकती है? महिला खड़ी हो सकती है। पुरुष खड़ा हो सकता है क्या? सीटें नहीं आती पुरुष की। इसलिए इसलिए जिसको सरपंच बनना होता है वो उसकी पत्नी को खड़ा कर देता है और उसके नाम पे जीत जाता है ना। और काला धन लूटते रहता है। आवश्यकता इस बात की है कि मुसलमानों को भी तो आरिफ ने कहा कि जिस प्रकार ST SC वालों का आरक्षण है उसी प्रकार मुसलमानों को भी अलग से आरक्षण दिया जाए, जैसे अनुसूचित जाति और जनजातियों को दिया गया है ना। अब देखो सभा क्या बोल रही है, सभा एक लड़की सभा बोल रही है सभी मुसलमानों को एक जैसा मानकर बात करने का कोई मतलब नहीं है ना, क्योंकि मुसलमानों को आरक्षण दे दिए है ना, तो मुसलमान लोग उनकी जो पत्नी वगैरह उनकी जो महिला वगैरह उनको क्या करेंगे, वो दबाएंगे। इसलिए मुसलमान महिलाओं को अलग से आरक्षण देना चाहिए। अगला है अपना सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार और चुनाव लड़ने का अधिकार। अब देखो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या होता है। चुनाव का तरीका निर्धारित करने के अतिरिक्त संविधान चुनाव के बारे में 2 अन्य मूल प्रश्नों को उत्तर देता है। चुनाव देखो, चुनाव का तरीका तो रहता ही है, लेकिन चुनाव के तरीके के साथ साथ यहाँ पर ये कहा जाता है कि मतदाता कौन है, मतलब वोट डालने वाला कौन है, और चुनाव कौन लड़ सकता है। पहला क्वेश्चन क्या होता है, मतदाता कौन है, मतलब कौन इंसान वोट डाल सकता है। कि कोई 5 साल का बच्चा के वोट डाल देगा क्या? ऐसा नहीं है ना, ये डिसाइड करता है चुनाव, है ना। और कौन चुनाव लड़ सकता है। इन दोनों बिंदुओं पर हमारा संविधान पूर्ण रूप से स्थापित लोकतांत्रिक परंपराओं का पालन करता है। देखो आप जानते हैं कि लोकतांत्रिक चुनावों में देश के सभी वयस्क नागरिकों को चुनाव में वोट देने का अधिकार होना जरूरी है। अपन जानते हैं कि लोकतांत्रिक चुनाव हो रहा है, मतलब पूरे भारत देश की जनता सरकार चुन के लेके आ रही है, तो यहाँ पर भारत देश की पूरी जनता को वोट डालने का अधिकार होना चाहिए कि भारत देश का हर एक नागरिक क्या कर सके, वोट डाल सके। इसी को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के नाम से जानते हैं। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार किसको बोलते हैं, इसको अंडरलाइन कर लो। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब जो होता है कि भारत देश का हर नागरिक, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, किसी भी पात का हो, लड़का हो लड़की हो, कुछ भी हो, वो क्या कर सकता है, वोट डाल सकता है और अपने शासक का चुनाव कर सकता है। अनेक देशों में नागरिकों को इस अधिकार को प्राप्त करने के लिए अपने शासकों से बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। कई सारे देश ऐसे थे जहाँ पर सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार था क्या, नहीं था। वहाँ की जनता ने अपने राजा से क्या करी थी, बहुत लंबी लड़ी थी। जैसे कि कई देश ऐसे होते हैं जहाँ पर महिला को तुच्छ समझा जाता है, तो लेडीज़ लोग को वोट नहीं डालने दे रहा है ना, या किसी फलानी जात वाले को वोट नहीं डालने दे रहा है। कई देश ऐसे हैं कि वहाँ पर काले लोग वोट नहीं डाल पाएंगे, सिर्फ गोरे लोग वोट डालेंगे, जैसे कि अमेरिका वगैरह हो गया। बहुत से देशों में तो महिलाओं को यह अधिकार काफ़ी देर से और बड़े संघर्ष के बाद मिला। कई देश में तो महिलाओं को वोट डालने का अधिकार ही नहीं था भैया। फिर महिला लोगों ने बहुत लड़ाई करी, बहुत लड़ी, सरकार के खिलाफ आंदोलन करी, तब उनको क्या मिला, वोट डालने का अधिकार प्राप्त हुआ। भारतीय संविधान निर्माताओं ने एक महत्वपूर्ण निर्णय के द्वारा प्रत्येक वयस्क भारतीय नागरिक को वोट देने का अधिकार दिया। जो भारत देश की सरकार है, भारत देश में क्या होता है कि हर व्यक्ति क्या कर सकता है, वोट डाल सकता है। पहले क्या होता था, 1989 तक 21 वर्ष से ऊपर के भारतीय नागरिक को वोट देने का अधिकार था। 1989 के पहले से कौन डाल सकते थे वोट, 21 साल से ऊपर की उम्र वाले। लेकिन उसके बाद फिर संविधान में संशोधन हुआ और 18 वर्ष कर दिया। अब आप देखते हो कि जो कोई भी इंसान 18 वर्ष पार कर गया है तो वो वोट डाल सकता है ना, और उसका ID बन जाता है। वयस्क मताधिकार सभी नागरिकों को अपने प्रतिनिधियों का चयन प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर प्रदान करता है। वयस्क मताधिकार के माध्यम से सभी नागरिक अपने प्रतिनिधियों का चयन कर सकते हैं और उसकी प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। यह समानता और गैर भेदभाव के सिद्धांत के अनुरूप है। किसके अनुरूप है, समानता के सिद्धांत और गैर भेदभाव के सिद्धांत के क्या है, अनुरूप, मतलब उसी के जैसा है। समानता मतलब सही मायने में समानता कब आएगी, जब हर इंसान को वोट डालने का अधिकार मिलेगा, तभी समानता आएगी ना, तभी आएगी समानता। जब हर व्यक्ति को वोट डालने का क्या मिलेगा, अधिकार मिलेगा। अब इंसान को वोट डालने का अधिकार ही नहीं है तो क्या समानता आ सकती है, क्या नहीं आ सकती। इसलिए समानता सही मायने में कब आएगी, जब वोट डालने का क्या मिलेगा, अधिकार मिलेगा। क्लियर।
आ रहा है समझ में आप लोग को? देखो, लेकिन विभिन्न पदों पर चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु अर्हता भिन्न भिन्न है। हर पद पर चुनाव लड़ने की आयु अलग अलग होती है ना। आपको लोकसभा के सांसद के लिए चुनाव के लिए खड़ा होना है, मान लो कि मुझे खड़ा होना है कि मुझे बनना है वही छिंदवाड़ा का सांसद, तो उसके लिए उम्र डिसाइड रहती है ना, है ना, उसके लिए क्या रहती है, उम्र डिसाइड रहती है। उदाहरण के लिए लोकसभा या विधानसभा चुनाव में खड़े होने के लिए उम्मीदवार को कम से कम 25 वर्ष का होना चाहिए। अगर आपको विधायक बनना है, क्या बनना है, विधायक बनना है, या लोकसभा में सांसद बनना है ना, आपका नेता कैसा हो, मेरे जैसा हो, है ना, आपको ये बनना है तो आपको कम से कम 25 वर्ष का होना पड़ेगा, है ना। एक बार बन जाओ विधायक, जीवन भर के लिए पेंशन मिलेगी, 50,000 रुपये बैठ के खाना बिल्कुल, लेकिन आसान नहीं विधायक बनना। कुछ कानूनी और प्रतिबंध है, लेकिन एक कानूनी प्रतिबंध यह है कि यदि किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए 2 या 2 से अधिक वर्षों के लिए जेल हुई हो तो वह चुनाव लड़ने के योग्य नहीं है। हाँ, अगर तुमने कुछ कांड कर दिए और तुमको 2-3 साल के लिए जेल हो गई तो फिर तुम विधायक बन सकते हो क्या? नहीं बन सकते, ये नियम होता है। लेकिन चुनाव लड़ने के लिए आय, तुम्हारी इनकम कितनी है उससे मतलब नहीं, है ना। तुम कंगाल हो तब भी तुम चुनाव लड़ सकते हो और नेता बन सकते हो, और तुम राजा महाराजा तब भी कर सकते हो। शिक्षा, तुम 5वीं फेल रहो या फिर तुम पढ़े लिखे रहो, तुम चुनाव में खड़े हो सकते हो, है ना, और जीत सकते हो, नेता बन सकते हो। तुम किसी भी वर्ग के हो, तुम किसी भी लिंग के हो, के आधार पर कोई प्रतिबंध नहीं है। हर कोई भी इंसान जाकर के चुनाव लड़ सकता है। इस रूप में हमारी चुनाव व्यवस्था सभी नागरिकों के लिए खुली हुई है। मतलब भारत देश का हर नागरिक नेता बन सकता है, राजा बन सकता है। मेरी इच्छा है चुनाव लड़ने की, पता नहीं क्यों, मैं सोचूंगा एक आधा नेता बन के देखना है, क्या पता बन ही जाओ है। लेकिन अगला है, देखो, स्वतंत्र निर्वाचन आयोग। अब स्वतंत्र निर्वाचन आयोग क्या होता है? जब कभी भी चुनाव वगैरह होते हैं ना, तो चुनाव जैसे ही होने वाले होते हैं उसके 2 महीने पहले से आचार संहिता लागू हो जाती है। तो उसमें जो निर्वाचन आयोग होता है वो चुनाव करवाता है, और उस समय पूरी की पूरी शक्ति चुनाव निर्वाचन आयोग के पास चल जाती है। और चुनाव निर्वाचन आयोग किसी एक पार्टी का नहीं है। ऐसा नहीं है कि भैया कि भारतीय जनता पार्टी ने खरीद लिया उसको या कांग्रेस ने खरीद लिया, ऐसा होता है क्या? नहीं होता। स्वतंत्र निर्वाचन आयोग सभी के लिए होता है। देखिए, भारत में चुनाव प्रक्रिया को स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाने के लिए, भारत में कौन सी प्रक्रिया को? चुनाव करने की प्रक्रिया को स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाने के लिए। चुनाव कैसे हो भारत देश में? स्वतंत्र हो, किसी का भी हस्तक्षेप ना हो, और निष्पक्ष का मतलब ये होता है कि कुछ भी हेरा फेरी उसमें ना हो। कई प्रयास दिए गए। एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग की स्थापना इसमें सबसे महत्वपूर्ण कदम है। अगर निर्वाचन आयोग नहीं होता और अभी सरकार मान चलो भाजपा की है, तो भाजपा कुछ भी हेरा फेरी कर लेती, है ना, कुछ भी कर लेती ना। लेकिन भारत देश में क्या होता है? स्वतंत्र निर्वाचन आयोग होता है। और स्वतंत्र निर्वाचन आयोग क्या करता है? चुनावों के संचालन करता है, और क्या करता है? देख रेख करता है। क्या आप जानते हैं कि अनेक देशों में चुनाव कराने के लिए किसी एक मशीनरी का अभाव है? कई सारे देश ऐसे हैं जहाँ पर चुनाव आयोग होता है क्या? नहीं होता है। तो वहाँ पर सरकार जो होती है ना, वहाँ पर वो सरकार धांधलाई कर लेती है ना, और छल कपट करके फिर से जीत जाती है। लेकिन भारत देश में चुनाव आयोग है ना, वहाँ पर सब पार्टी कैसी होती है? बराबर होती है। इस प्रकार से वहाँ पर होता है। अब अनुच्छेद पढ़ो। संविधान का अनुच्छेद कितना है अपना? हाँ भैया, सब बढ़िया। ये थोड़ा अंकल को 5 मिनट थोड़ा दिखाना था। हाँ हाँ अंकल आओ। अच्छा क्लास चल रही है। ये जैसा आप चाह रहे हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 निर्वाचन के लिए मतदाता सूची तैयार कराने और चुनाव के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का अधिकार एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग को देता है। कौन? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 जो है, अनुच्छेद 324 निर्वाचनों के लिए मतदाता सूची तैयार कराने, किसके लिए? निर्वाचन के लिए मतदाता सूची तैयार कराने, ताकि चुनाव लड़ने के लिए क्या हो सके? मतदाता सूची तैयार हो सके। और चुनाव के संचालन का अधीक्षण, किसका अधीक्षण? चुनाव के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का अधिकार एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग को देता है।
कि भारत देश में चुनाव कौन करेगा, चुनाव का संचालन कौन करेगा और संचालन का अधीक्षण कौन करेगा और किसके नियंत्रण में रहेगा और चुनाव को कौन निर्देशन देगा, इन सभी चीज़ का अधिकार किसको देता है? स्वतंत्र निर्वाचन आयोग को देता है। किसको देता है? स्वतंत्र निर्वाचन आयोग को देता है। क्लियर? संविधान के ये शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। संविधान के शब्द देखो, मतलब भारत देश में चुनाव कोई पार्टी नहीं करवाएगी, ना पुलिस वाले करवाएंगे, ना न्यायालय करवाएगा। कौन करवाता है? चुनाव आयोग करवाता है, जो कि स्वतंत्र होता है ना, और स्वतंत्र होता है क्योंकि ये निर्वाचन आयोग को चुनावों से संबंधित हर बात पर अंतिम निर्णय करने की भूमिका सौंपते हैं। और चुनावों से संबंधित जितनी भूमिका रहेगी, है ना, वो सब कौन तय करता है? निर्वाचन आयोग तय करता है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी संविधान की इस व्याख्या से सहमति व्यक्त की। सर्वोच्च न्यायालय ने बोला है कि संविधान में ये बात सही लिखी हुई है कि चुनाव कौन करवाएगा? निर्वाचन आयोग क्या करवाएगा? यहाँ पर चुनाव करवाएगा। अब देखो, भारत के निर्वाचन आयोग की सहायता करने के लिए प्रत्येक राज्य में एक मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है। कहाँ पर? भारत में निर्वाचन आयोग की सहायता करने के लिए भारत के निर्वाचन आयोग, जो भारत का जो निर्वाचन आयोग होता है, उसकी सहायता करने के लिए प्रत्येक राज्य में, हर एक राज्य में क्या होता है? मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है। कौन सा अधिकारी होता है? हर राज्य में एक मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है जो पूरा चुनाव करवाता है, चुनाव की पूरी प्रक्रिया करवाता है। निर्वाचन आयोग स्थानीय निकायों के चुनाव के लिए जिम्मेदार नहीं होता। और जो निर्वाचन आयोग जो होता है, स्थानीय जो निकाय होते हैं, है ना, जो जमीन स्तर के स्थानीय निकाय होते हैं, उसके चुनाव के लिए जिम्मेदार होता है क्या? नहीं। जैसा कि हम स्थानीय सरकारों वाले अध्याय में पढ़ेंगे, इसके लिए राज्यों में राज्य निर्वाचन आयोग आयुक्त हुए। कौन आयुक्त है? राज्य निर्वाचन आयोग आयुक्त है, जो निर्वाचन आयोग से अलग कार्य करते हैं। क्या करते हैं? निर्वाचन आयोग से अलग कार्य करते हैं। और इनमें से प्रत्येक का काम करने का अपना अलग दायरा है, और हर एक का काम करने का अपना क्या है? अलग अलग दायरा है। भारत का निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय या बहुसदस्यीय हो सकता है। किसका? भारत का निर्वाचन आयोग। भारत का क्या? भारत का निर्वाचन आयोग, मतलब चुनाव करवाने वाला निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय या बहुसदस्यीय भी हो सकता है। क्या हो सकता है? एक सदस्यीय या बहुसदस्यीय भी हो सकता है। 1989 तक निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय था। 1989 तक निर्वाचन आयोग कैसा था? एक सदस्य। मतलब निर्वाचन आयोग में सिर्फ एक ही सदस्य हुआ करते थे। लेकिन 1989 के आम चुनाव के ठीक पहले दो अन्य निर्वाचन आयुक्तों को नियुक्त कर इसे बहुसदस्यीय बना दिया गया। 1989 के पहले सिर्फ निर्वाचन आयोग में केवल एक ही सदस्य हुआ करता था, लेकिन 1989 के बाद आम चुनावों के ठीक पहले दो और निर्वाचन आयुक्तों को नियुक्त कर दिया गया और उसे क्या बना दिया गया? बहुसदस्यीय बना दिया गया। चुनावों के बाद उसे फिर एक सदस्यीय बना दिया गया, और चुनाव जैसे हुए उसमें फिर एक ही इंसान रहा। मतलब चुनाव करवाने के पहले उसमें तीन सदस्य हो गए टोटल, और चुनाव करवाने के बाद कितने हो गए? केवल एक ही सदस्य उसमें बचा, है ना। फोकस और कॉन्सेंट्रेशन लेकर के आओ, है ना, तभी समझ में आएगी। इतना आसान नहीं है, मतलब कि हर एक चीज़ मज़े से समझना, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। 1993 में पुनः दो निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति हुई और निर्वाचन आयोग को बहुसदस्यीय हो गया। 1989 में क्या करें? चुनाव के पहले दो सदस्य और कर लिए, फिर चुनाव जैसे हुआ फिर दोनों को हटा दिए, सिर्फ एक ही सदस्य रहा। फिर 1993 में क्या हुआ? फिर से दो सदस्य, दो निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति हुई और निर्वाचन आयोग क्या हो गया? बहुसदस्यीय हो गया। तब से यह बहुसदस्यीय बना हुआ है। शुरू में बहुसदस्यीय निर्वाचन आयोग को लेकर तरह तरह की शंकाएं थी। शुरुआत में क्या था? शुरुआत में बहुसदस्यीय निर्वाचन आयोग था, है ना, कि मतलब एक निर्वाचन आयोग में बहुत सारे सदस्य हैं, उसको लेकर बहुत तरह तरह की क्या थी? शंकाएं थी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य आयुक्तों के बीच इस बात पर घोर मतभेद था कि किसको कितनी शक्ति प्राप्त है। जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त था उस पर, और जो अन्य सदस्य थे उन लोग के बीच में भेदभाव हो जाता था कभी कभी, कि तू ज़्यादा पावरफुल है कि फिर मैं ज़्यादा पावरफुल हूँ, किसमें अधिक शक्ति है। इसके लिए क्या होता था? भेदभाव होता था और मतभेद होता था। इसका समाधान सर्वोच्च न्यायालय को करना पड़ा। किसको करना पड़ा इसका समाधान? सर्वोच्च न्यायालय को करना पड़ा। अब इस बात पर सामान्य सहमति है कि बहुसदस्यीय
निर्वाचन आयोग ज़्यादा उपयुक्त है। सर्वोच्च न्यायालय ने क्या बोल दिया कि जो पहले निर्वाचन आयोग में केवल एक ही सदस्य हुआ करता था, लेकिन अब निर्वाचन आयोग में सदस्य कैसे होंगे, बहुत सारे होंगे। इसलिए कौन सा अधिक उपयुक्त है, बहुसदस्यीय निर्वाचन आयोग अधिक उपयुक्त है, क्योंकि इससे आयोग की शक्तियाँ में साझेदारी हो गई है। पहले सिर्फ एक इंसान के पास पूरे आयोग की शक्ति हुआ करती थी, लेकिन जैसे ही उसमें और सदस्य और आ गए तो शक्ति का क्या हो गया, वहाँ पर बंटवारा हो गया ना, और शक्ति की क्या हो गई, वहाँ पर साझेदारी हो गई, और आयोग पहले से कहीं ज़्यादा जवाबदेह बन गया, और आयोग क्या हो गया, और अधिक जवाबदेह बन गया, उसमें जवाबदारी और ज़्यादा आ गई। मुख्य निर्वाचन आयुक्त निर्वाचन आयोग की अध्यक्षता करता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो होता है वो निर्वाचन आयोग की क्या करता है। निर्वाचन आयोग क्या होता है पहले बताओ। जो चुनाव करवाता है उसको निर्वाचन आयोग बोलते हैं, और इसकी अध्यक्षता कौन करता है, मुख्य चुनाव आयुक्त। लेकिन अन्य दोनों निर्वाचन आयुक्तों की तुलना में, लेकिन अन्य दोनों निर्वाचन आयुक्तों की तुलना में उसे ज़्यादा शक्तियाँ प्राप्त नहीं हैं। क्या कहा जा रहा है यहाँ पर, लेकिन अन्य दोनों निर्वाचन आयुक्तों की तुलना में उसे ज़्यादा शक्तियाँ प्राप्त नहीं हैं। एक सामूहिक संस्था के रूप में चुनाव संबंधी सभी निर्णय में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य दोनों निर्वाचन आयुक्तों की शक्तियाँ समान हैं। मतलब यहाँ पर देखो, सबसे पहले जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त था और दो सदस्य वहाँ पर और आ गए, और शक्तियाँ सब में क्योंकि बराबर यहाँ पर क्योंकि शक्तियाँ बट गई। उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद के परामर्श पर की जाती है। चुनाव आयुक्त के जो 3 सदस्य होते हैं, जो 3 मेन आदमी होते हैं, उनकी नियुक्ति कौन करता है, स्वयं भारत देश का राष्ट्रपति है ना करता है। और किससे सलाह लेता है, मंत्री परिषद से परामर्श लेता, सलाह लेता है। ऐसे में संभव है कि सरकार के द्वारा किसी ऐसे हितैषी की नियुक्ति निर्वाचन आयोग में कर दी जाए जो चुनाव में सरकार का समर्थन करे। ऐसे में क्या होता है, ऐसे में कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि सरकार द्वारा किसी ऐसे हितैषी की नियुक्ति निर्वाचन आयोग में कर दी जाए जो चुनाव में सरकार का समर्थन करे। कभी कभी ऐसा होता है कि मान के चलो भाजपा की सरकार है, और भाजपा की सरकार, राष्ट्रपति भी भाजपा ही के है ना, तो उन्होंने क्या करे, एक ऐसे निर्वाचन आयोग में जो मेन आदमी उसको ऐसे इंसान को दे दिए जो उनकी पार्टी को समर्थन करे। तो ऐसे में फिर निष्पक्ष रहेगा चुनाव, नहीं रहेगा ना। तो इससे एक गलती यहाँ पर यह भी हो जाती है। उनका सुझाव ये था कि इसके लिए भिन्न भिन्न प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए, जिसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श जरूर होना चाहिए। तो कई लोगों ने ये बोले कि वे खाली राष्ट्रपति इसको नियुक्त ना करे, निर्वाचन आयोग को, है ना, कौन नियुक्त करे, इसके लिए न्यायालय की भी सहमति लेना पड़े और विपक्ष की भी सहमति लेना पड़े, ताकि जो इंसान चुनाव करवाने के लिए आ रहा है वो कैसा रहे, ईमानदार रहे, किसी एक पार्टी का रहे, क्या वो किसी एक पार्टी का वो ना रहे। अब अगला यहाँ पर देखो क्या है, संविधान मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों के कार्यकाल को सुरक्षा देता है। इनका भी कार्यकाल होता है, इनका भी क्या होता है, कार्यकाल, कि कितने समय तक ये काम करेंगे और कितने समय तक काम नहीं करेंगे। देखो, उन्हें 6 वर्षों के लिए अथवा 65 वर्षों की आयु तक के लिए नियुक्त किया जाता है। उन्हें कितने समय के लिए, 6 वर्षों के लिए नियुक्त करेंगे या 65 वर्ष की आयु तक के लिए क्या करते हैं, उनको नियुक्त करते हैं, है ना, निर्वाचन अधिकारी को। मुख्य निर्वाचन आयुक्तों को कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है ना। अब मान के चलो कि किसी इंसान को 65 साल के लिए अपन नियुक्त कर दी, तो इसका मतलब नहीं कि उसको हटा नहीं सकते। राष्ट्रपति चाहे तो उस अधिकारी को क्या कर सकता है, वो हटा सकता है, लेकिन एक ही शर्त पर हटा सकता है। इसके लिए संसद के दोनों सदन, राज्यसभा और लोकसभा से विशेष बहुमत प्राप्त होना चाहिए, तभी वो क्या कर पाएगा, हटा पाएगा, है ना। अब देखो विशेष बहुमत क्या होता है, अच्छे समझो। विशेष बहुमत का अर्थ ये होता है उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। कितना बहुमत, 2/3, है ना। मतलब कि जितने सदस्य यहाँ पर उपस्थित है और जितने व्यक्ति मतदान कर रहे हैं, है ना, क्या बोला मैंने, जितने सदस्य यहाँ पर उपस्थित है और जितने लोग मतदान कर रहे हैं। उदाहरण के लिए कितने सदस्य हैं अपने पास, लोकसभा में 100 सदस्य है, तो 100 के 3 भाग करो, कितने हो जाएंगे,
33 के हो गए, 33 था ना, समझ लो 33 के हो गए। तो 3 भाग में 2 भाग, 33 के 3 भाग है ना, मतलब 99 के 2 भाग, 33 और 33 66 हो गए। मतलब 100 में से लगभग 66 लोग अगर अपनी रजामंदी दर्शाते हैं तो वो विशेष बहुमत कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वो विशेष बहुमत। कितने लोग? 100 में से अगर कितने? लगभग 66 लोग, है ना। सदन की कुल सदस्य संख्या का साधारण बहुमत, सदन में टोटल जितने भी सदस्य हैं उनका साधारण बहुमत। देखो, अब मान लीजिए कि आपको अपनी कक्षा से विशेष बहुमत का प्रस्ताव पारित करना है। अब आपकी क्लास है 11वीं क्लास, है ना, और 11वीं क्लास में आपको कोई बहुमत प्राप्त करना है कि क्लास में कौन सा सामान लेकर के आएंगे, कौन सा लेकर के नहीं आएंगे, है ना। अब आप सब लोग से पूछ रहे हो, कल्पना करें कि आपकी कक्षा में कितने विद्यार्थी है? 75 विद्यार्थी। कितने विद्यार्थी है? लेकिन मतदान के दिन केवल 51 विद्यार्थी उपस्थित रहे। सिर्फ कितने लोग रहे? 51 उपस्थित रहे, और उनमें से केवल 50 ने ही मतदान करा, 50 ने ही वोट डाला आपकी क्लास में, है ना। इस परिस्थिति में आप कब कह सकेंगे कि प्रस्ताव विशेष बहुमत से पास हो गया? अगर 50 ही लोग वोट डालेंगे तो क्या आप इसको विशेष बहुमत बोल सकते हो क्या? क्योंकि टोटल तो 75 लोग थे ना, सभी लोग वोट डालते तब वो सही मायने में रहता। लेकिन 75 में से 50 ने वोट डाले ना, है ना कि नहीं? ये देखो, अब इस पुस्तक से कम 3 अध्यायों में आपको विशेष बहुमत का उल्लेख मिलेगा। किसका उल्लेख मिलेगा? विशेष बहुमत का उल्लेख मिलेगा। एक तो कार्यपालिका से संबंधित अगले ही अध्याय में है। एक बहुमत कैसा है? कार्यपालिका से संबंधित अगले अध्याय में है, जहाँ राष्ट्रपति पर महाभियोग का उल्लेख किया गया है। अन्य उन 2 स्थानों को ढूंढे जहाँ विशेष बहुमत की चर्चा की गई है। अब यहाँ पर देखो, अब राष्ट्रपति देखो निर्वाचन आयोग को कैसे हटा सकता है। राष्ट्रपति को अगर निर्वाचन आयोग के अधिकारी को हटाना है तो क्या करना पड़ेगा उसको? सबसे पहले अगर राष्ट्रपति को निर्वाचन अधिकारी को हटाना है तो निर्वाचन अधिकारी को हटाने के लिए सबसे पहले उसको लोकसभा और राज्यसभा में विशेष बहुमत प्राप्त करना पड़ेगा। पहले प्रस्ताव लाना पड़ेगा कि भैया कि ये इंसान ढंग से काम नहीं कर रहा है ना, चुनाव में निष्पक्ष रूप से काम नहीं कर रहा, उसको हटाना है। फिर लोकसभा और राज्यसभा के लोग वोट डालेंगे, तब जा करके वो क्या होगा? हटेगा वो। आया समझ में आप लोग को? देखो, विधायक पारित करना पड़ेगा। इस आशय का एक प्रतिवेदन राष्ट्रपति को भेजना होगा। किसको भेजना पड़ेगा? राष्ट्रपति को भेजना पड़ेगा। ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया है कि कोई भी सरकार उस मुख्य निर्वाचन आयुक्त को न हटा सके जो चुनावों में उसकी तरफदारी करने से मना करे। चुनावों में क्या करे? तरफदारी करने से क्या कर सके? मना कर सके। हाँ, है ना। देखो, ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया है कि कोई भी सरकार उस मुख्य निर्वाचन आयुक्त को न हटा सके जो चुनावों में उसकी तरफदारी करने से मना कर सके, है ना। ऐसे इतने सारे नियम क्यों बनाए? क्या इतना आसान है कि निर्वाचन आयोग अधिकारी को हटाना? नहीं है। तो उसको इतना आसान इसलिए नहीं बनाया गया। अब किसी एक इंसान को हटाने के लिए पूरी संसद वोट डाल रही है, पूरे नेता लोग वोट डाल रहे हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए बनाया गया कि कोई भी उसको न हटा सके, है ना। अब मान के चलो कि भाजपा ने बोल दी चुनाव आयुक्त को कि तुम हमारा समर्थन करो करके, है ना, और चुनाव अधिकारी ने बोला कि नहीं, मैं ईमानदार हूँ, मैं आपका समर्थन नहीं करूँगा, तो भाजपा ये धमकी नहीं दे सकती कि तुमको हटा देंगे, क्योंकि हटाने के लिए पूरा विशेष बहुमत प्राप्त करना पड़ेगा भाजपा को, तभी वो हटा पाएगी। निर्वाचन आयुक्तों को भारत का राष्ट्रपति हटा सकता है। कौन हटा सकता है? सिर्फ भारत का राष्ट्रपति हटा सकता है ना। भारत के निर्वाचन आयोग के पास काफ़ी सारे काम है। किसके पास? भारत का जो निर्वाचन आयोग है उसके पास क्या है? काफ़ी सारे काम हैं। वह मतदाता सूचियों को नया करने के काम की देखरेख करता है। कौन? भारत का जो निर्वाचन आयोग होता है वो। भारत का निर्वाचन आयोग मतदाता सूची मतलब आप लोग का वोटर लिस्ट में नाम जुड़ता है ना मतदाता सूची में, है ना, कि कौन व्यक्ति की वोटर आईडी बनी है, किसकी नहीं बनी है ना। तो इसको नया करने के काम की देखरेख करता है। पूरा प्रयास करता है कि मतदाता सूचियों में गलती ना हो, जो मतदाता सूची बनती है उसमें गलती ना हो, अर्थात पंजीकृत मतदाताओं के नाम ना छूट जाए और ना ही उनमें ऐसे लोगों के नाम हो जो मतदान के अयोग्य हो या जीवित ना हो। कई बार क्या होता है कि जैसे कि मान चलो कि भाजपा कांग्रेस सरकार है,
अब कांग्रेस को वोट नहीं मिल रहा है, तो जो इंसान मर गए हैं उनका मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बनाते वो लोग, और उन मरे हुए इंसान के नाम पे कोई जिंदा आदमी जाके वोट डालता है। जैसे उन्होंने मेरे को बोल दिए और मेरे को 5-6 आईडी पकड़ा दिए, रामू सामू काकू आकू के नाम जमा हर नाम की है ना, उन्होंने उनके नाम की बटन दबा के आ रहा हूँ, ऐसा होता था। तो उनके नाम हटाना पड़ेगा, जो इंसान निपटेगा उनका नाम हटाना पड़ेगा ना, है ना। और कभी कभी ऐसा जो इंसान बच्चे होते हैं उन लोग की उम्र अधिक दिखाई देते हैं नेता लोग, और उनसे वोट डलवाते, क्योंकि एक एक वोट बहुत मायने रखता है जीतने के हारने के लिए, तो ऐसा भी किया जाता है ना। तो किसी के नाम ना छूट जाए, है ना, और अन्य लोगों के ऐसे लोगों के नाम हो जो मतदान के अयोग्य हो और जीवित ना हो, इन सब की देखरेख कौन करता है? मतदान आयोग करता है। वह चुनाव का समय और चुनाव का पूरा कार्यक्रम तय करता है। कौन तय करता है? जो मतदान आयोग होता है ना, जो निर्वाचन आयोग होता है, निर्वाचन आयोग क्या करता है? चुनाव का समय, कब चुनाव करवाएंगे, और चुनाव का पूरा कार्यक्रम कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सब कौन तय करता है? चुनाव करवाने की पूरी प्रक्रिया कौन करता है? निर्वाचन आयोग। चुनाव की अधिघोषणा, चुनाव की क्या अधिघोषणा, और नामांकन प्रक्रिया, कौन सी प्रक्रिया? नामांकन प्रक्रिया, कि नामांकन करवाना पड़ेगा। नामांकन मतलब क्या होता है? जो कौन चुनाव लड़ना चाहते हैं, मान चलो कि मुझे चुनाव लड़ना है, तो मुझे जाकर के नामांकन पत्र भरवाना पड़ेगा कि मैं अमन साहू इस बार संसद बनना चाहता हूँ, है ना। और वहाँ पर मेरा नामांकन आएगा, फिर मेरी बटन रहेगी वहाँ पर, तुम जाके बटन दबाना वाली, फिर मैं जीतूंगा, है ना कि नहीं? ऐसा रहेगा। शुरू करने की तिथि, कब चुनाव शुरू होगा, उसकी डेट। मतदान की तिथि, किस दिन मतदान होगा, मतगणना की तिथि, किस दिन मत गिने जाएंगे। और चुनाव परिणाम की घोषणा कि कौन सी पार्टी जीती और कौन सी पार्टी हारी, ये सब कौन करता है? निर्वाचन आयोग करता है। कौन करता है? निर्वाचन आयोग करता है। अब इस पूरी प्रक्रिया में निर्वाचन आयोग को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के निर्णय लेने का अधिकार है। ये जो पूरी प्रक्रिया हो रही है, इस पूरी प्रक्रिया में निर्वाचन आयोग क्या करता है? स्वतंत्र चुनाव करवाता है, किसी को दबाता नहीं, किसी को डराता धमकाता नहीं है। और निष्पक्ष मतलब किसी एक का पक्ष, कोई किसी पार्टी का पक्ष लेता है क्या? वो नहीं लेता। निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव करवाता है। वह पूरे देश, किसी राज्य या किसी निर्वाचन क्षेत्र में चुनावों को इस आधार पर स्थगित या रद्द कर सकता है कि वहाँ माकूल माहौल नहीं है। अगर कहीं पर ज़्यादा गुंडागर्दी चल रही है, ट्रक में भर भर के लोग लेकर के आ रहा है, इंसान को ज़बरदस्ती शराब पिला रहा है और ज़बरदस्ती उनसे वोट डलवा रहा है, ज़्यादा हो रहा है, पिक्चर में देखो ना आप लोग ने, तो चुनाव आयोग अगर चाहे तो उस क्षेत्र में चुनाव को रद्द कर देगा और बोलेगा कि अभी यहाँ का माहौल ठीक नहीं है, बाद में चुनाव करवाएंगे। इतने भयंकर के अधिकार उसको प्राप्त है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना संभव नहीं है। कैसे चुनाव? स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाना संभव नहीं है। निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों और उनके उम्मीदवारों के लिए एक आदर्श आचार संहिता लागू करता है। कौन लागू करता है? जो निर्वाचन आयोग होता है। निर्वाचन आयोग किसके लिए? राजनीतिक दल और उनके उम्मीदवारों के लिए। किसके लिए? राजनीतिक दल के लिए और उनके उम्मीदवारों के लिए एक आदर्श आचार संहिता लागू करता है। वह किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में दोबारा चुनाव करने की आज्ञा दे सकता है। क्या कर सकता है वो? किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में दोबारा चुनाव करने की आज्ञा दे सकता है कि इस क्षेत्र में हमको फिर से चुनाव करना है। यदि उसे लगे कि मतगणना प्रक्रिया पूरी तरह से उचित और न्यायपूर्ण नहीं थी तो वह दोबारा मतगणना कराने की आज्ञा दे सकता है। अगर मान चलो कि वोट गिनने में या मतदान में कहीं पर धांधलाई हुई तो निर्वाचन आयोग बोलेगा भैया तुम लोगों ने हमारे साथ रोंटाई कर ली है, फिर से क्या करो, फिर से चुनाव करवाओ, फिर से क्या करवाओ? चुनाव करवाओ। ये सब काम कौन कर सकता है? निर्वाचन आयोग कर सकता है। ऐसा समझो कि तुमको यह याद हो जाए बारीकी से, है ना। निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों को मान्यता देता है और उन्हें चुनाव चिन्ह आवंटित करता है। भाजपा का चुनाव चिन्ह कमल का फूल, है ना, और आम आदमी पार्टी का झाड़ू लगाओ, है ना कि नहीं, और पंजा। ये सब चुनाव चिन्ह किसने दिया? निर्वाचन आयोग ने दिया। किसने दिया? निर्वाचन आयोग ने दिया। निर्वाचन आयोग के पास बहुत ही सीमित कर्मचारी होते हैं। निर्वाचन आयोग के पास कर्मचारी काम करने वाले बहुत कम होते हैं। वह प्रशासनिक मशीनरी की मदद से चुनाव करवाता है, लेकिन प्रशासन के मदद से। आपने देखे होंगे जितने पुलिस वाले होते हैं, जितने भी टीचर लोग होते हैं, उन सबकी चुनाव में ड्यूटी लगी होती है ना कि नहीं।
लेकिन एक बार चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाने पर चुनाव संबंधी कार्यों के संबंध में आयोग का पूरी प्रशासनिक मशीनरी पर नियंत्रण हो जाता है। हाँ, एक बार जैसे ही हो गया कि भैया अब चुनाव शुरू होने वाले हैं, चुनाव के 2 महीने बचे हैं, आचार संहिता लागू हो जाती है और जितनी भी प्रशासन, जितनी भी पुलिस, जितना भी जो कुछ भी है, ये पूरी शक्ति किसके पास आ जाती है? चुनाव आयोग के पास आ जाती है। अभी पुलिस वाले चुनाव के अंदर, इन लोग के अंदर नहीं है ना, समझ रहे हो ना? लेकिन जैसे चुनाव होगा तो किसके अंदर चले जाते हैं? चुनाव आयोग के अंदर चले जाते हैं, है ना। चुनाव प्रक्रिया के दौरान राज्य और केंद्र सरकार के प्रशासनिक अधिकारी को चुनाव संबंधी कार्य दिए जाते हैं। चुनाव से संबंधित कार्य किसको दिए जाते हैं? राज्य और केंद्र सरकार के प्रशासनिक अधिकारी, जैसे कि तहसीलदार हो गया, कलेक्टर हो गए, एसडीएम हो गए, है ना, है ना, ये सब लोग चुनाव के कार्य करते हैं। और इस संबंध में निर्वाचन, एसडीएम वगैरह जितने भी होते हैं, ये सब चुनाव कार्य करते हैं। और इस संबंध में निर्वाचन आयोग का उन पर पूरा नियंत्रण होता है। किसका नियंत्रण होता है? निर्वाचन आयोग का उन पर पूरा नियंत्रण होता है। निर्वाचन आयोग इन अधिकारियों का तबादला कर सकता है। जो निर्वाचन आयोग होता है, मान के चलो कि अब छिंदवाड़ा है, छिंदवाड़ा का जो एसपी है, छिंदवाड़ा का एसपी चुनाव के समय धांधलाई कर रहा है, निर्वाचन आयोग को दिमाग खराब हुआ, है ना, पूरी शक्ति किसके पास आ गई है? निर्वाचन आयोग। उसने एसपी का तबादला कर दिया, कलेक्टर का तबादला उसने दूसरे जिले में फेंक दिया, उसने उठा करके। किसको? निर्वाचन आयोग ने, है ना, कि कलेक्टर भैया यहाँ पर गलत काम कर रहा है, उसको उठा करके दूसरे जिले में उसने कर दिया। मतलब कि निष्पक्ष ढंग चुनाव करने के लिए वो उनके विरुद्ध कार्रवाई भी कर सकता है। यदि किसी कलेक्टर, किसी एसडीएम, किसी अधिकारी ने अगर कुछ उटपटांग काम करे, तहसीलदार वगैरह ने, तो उनको सस्पेंड भी कर सकता है, विरुद्ध कार्रवाई कर सकता है। ये सब किसको अधिकार मिलते हैं? निर्वाचन आयोग को अधिकार मिलते हैं। अब देखो, विगत वर्षों में निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र सत्ता के रूप में उभरा है। जो निर्वाचन आयोग है, निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र सत्ता के रूप में उभरा है। किस रूप में उभरा है? एक स्वतंत्र सत्ता के रूप में उभरा है, जिसने चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए अपनी शक्तियों का प्रयोग किया। किसके लिए? चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए, कि चुनाव निष्पक्ष ढंग से कराया जा सके, उसको सुनिश्चित करने के लिए अपनी शक्तियों का क्या किया? उसने प्रयोग किया है, अपनी शक्तियों का प्रयोग किया है। उसने चुनाव प्रक्रिया की गरिमा बनाए रखने के लिए निष्पक्ष और न्यायपूर्ण ढंग से काम किया है। निष्पक्ष ढंग से और न्यायपूर्ण ढंग से क्या करा? उसने काम किया है। निर्वाचन आयोग का इतिहास इस बात का गवाह है कि, किसका? निर्वाचन आयोग का इतिहास इस बात का गवाह है कि संस्थाओं की कार्यकारिणी में प्रत्येक सुधार के लिए कानूनी या संवैधानिक परिवर्तन आवश्यक नहीं है। यह आम धारणा है कि 25 वर्ष से पहले के मुकाबले आज निर्वाचन आयोग ज़्यादा स्वतंत्र और प्रभावी है। आज से 25 साल पहले निर्वाचन आयोग के जो अधिकारी होते थे ना, वो उतने ढंग से, मतलब उनके पास उतनी पावर नहीं थी। लेकिन आज का जो निर्वाचन आयोग है, वो बहुत ज़्यादा क्या है? शक्तिशाली और प्रभावी है ना। पहले निर्वाचन आयोग का कोई भी अधिकारी कुछ भी मतलब चमका दे रहा, लेकिन आज के टाइम पे क्या निर्वाचन आयोग ज़्यादा क्या है? स्वतंत्र है और प्रभावी भी है। ऐसा इसीलिए नहीं कि निर्वाचन आयोग की शक्तियाँ या उसकी संवैधानिक सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दरअसल निर्वाचन आयोग ने केवल उन शक्तियों का और प्रभावी ढंग से प्रयोग करना शुरू कर दिया जो उसे संविधान में पहले से प्राप्त थी। जो शक्तियाँ संविधान, देखो, निर्वाचन आयोग को संविधान से शक्ति तो पहले से प्राप्त थी, लेकिन उसका उपयोग करता था क्या? वो नहीं। 25 साल पहले उपयोग करता था क्या? वो नहीं करता था। लेकिन अभी वर्तमान में निर्वाचन आयोग उन शक्तियों का क्या करने लगा है? उपयोग करने लगा है। 1951-52 से लोकसभा के 16 चुनाव हो चुके हैं। अभी तक जब से भारत देश आज़ाद हुआ है, जब से अपनी क्या आई है, जब से भारत देश को आज़ादी मिली तब से लेकर आज तक टोटल कितने चुनाव हो चुके हैं? 16 चुनाव हो चुके हैं। हर 5 साल में चुनाव होता है ना। टोटल कितने चुनाव हो चुके हैं? 16 चुनाव, है ना, 16 चुनाव हो चुके हैं। निर्वाचन आयोग के द्वारा विधानसभाओं के अनेक चुनाव और उपचुनाव कराए गए। अभी तो मध्य प्रदेश में उपचुनाव होने वाले हैं, है ना। फिर कमलनाथ की सरकार थी, शिवराज सिंह चौहान ने उस सरकार को भंग कर दिया भंग, है ना। अब फिर से यहाँ पर क्या हो रहा है? अपने उपचुनाव हो रहे हैं, है ना। निर्वाचन आयोग को असम, पंजाब तथा जम्मू और कश्मीर जैसे हिंसाग्रस्त क्षेत्रों में चुनाव करने में अनेक कठिनाई। तुमको पता है जम्मू कश्मीर में बहुत भयंकर के दंगे होते हैं,
कहीं सेना पे पत्थर फेंक रहे हैं वहाँ के लोग, है ना, ये सब होते हैं। पंजाब हो गया, असम हो गया, असम ये क्षेत्र में बहुत दंगे होते हैं, कई लोग मरते, कई लोग कट जाते हैं, है ना। तो ऐसे जगह पर चुनाव करवाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं। तो ऐसी जगह में चुनाव करने के लिए चुनाव आयोग को बहुत कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा है। 1991 में, कब की बात है, 1991 में पूरी चुनाव प्रक्रिया को बीच में ही रोकना पड़ा। 1991 में पूरा चुनाव को बीच में रोक दिए भैया, क्या कर दिए, बीच में रोक दिए, क्योंकि चुनाव का प्रचार करने के दौरान, अब सोचो क्यों रोके। अब भारत देश का प्रधानमंत्री अभी नरेंद्र मोदी है ना, 1991 में कौन थे, राजीव गांधी थे, है ना। जे राजीव गांधी प्रधानमंत्री नहीं थे, वो पहले प्रधानमंत्री रह चुके थे, पूर्व प्रधानमंत्री थे। और उनकी जब वो भाषण दे रहे थे तो उनको भाषण देते हुए उनके ऊपर बम फेंक करके उनकी हत्या कर दी गई थी। पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या कोई छोटी मोटी बात है क्या? समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं? पूर्व प्रधानमंत्री क्या करा दी गई थी, हत्या कर दी गई थी। निर्वाचन आयोग को इसलिए वहाँ पर पूरे चुनाव के हो गए, रद्द करा दिए गए। निर्वाचन आयोग को 2002 में एक अन्य गंभीर समस्या का सामना करना पड़ा, जब गुजरात विधानसभा भंग कर दी गई और चुनाव कराना पड़ा। 2002 में क्या हुआ, गुजरात की जो विधानसभा थी पूरी भंग हो गई, है ना, पूरी क्या हो गई, भंग हो गई। तो फिर से चुनाव हुए, जब बहुत ज़्यादा मतभेद हो गए वहाँ पर, है ना, तो पूरी विधानसभा को भंग कर दिया और फिर से वहाँ पर क्या हुए, अपने चुनाव हुए। लेकिन निर्वाचन आयोग ने पाया कि राज्य में अप्रत्याशित हिंसा के कारण स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना तुरंत संभव नहीं था। निर्वाचन आयोग ने राज्य में विधानसभा चुनावों के कुछ महीने के लिए स्थगित करने का निर्णय लिया और सर्वोच्च न्यायालय में निर्वाचन आयोग ने इसको अवैध ठहराया, है ना।